हेलो दोस्तों। करंट अफेयर की सीरीज़ में सितंबर फर्स्ट वीक की हमारी ये वीडियो आ चुकी है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्ता जो कि वर्चुअली हुई है यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई है। तो भारत और किस देश के बीच आयोजित हुई है? ये हुई है भारत और सिंगापुर के बीच। अब इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। इस रक्षा नीति वार्ता का उद्देश्य विभिन्न देशों के साथ पारस्परिक सहयोग और समझौते के द्वारा शांति को बढ़ावा देना है। इस वार्ता का प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने किया। अब सिंगापुर के बारे में कुछ जानते हैं। सिंगापुर जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी। करेंसी है सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति है हलीमा याकूब और प्रधानमंत्री है ली सिन लोंग। निम्नलिखित में से कौन T20 मैचों में 500 विकेट हासिल करने वाले क्रिकेट का पहला गेंदबाज बन गए हैं? तो ये हैं ड्वेन जॉन ब्रावो, जो कि वेस्ट इंडीज़ टीम के खिलाड़ी हैं। वो T20 मैचों में 500 विकेट लेने वाले क्रिकेट के पहले गेंदबाज बन गए हैं। F1 बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स 2020, देखिए कार प्रतियोगिता होती है, रेसिंग प्रतियोगिता। तो ये किस खिलाड़ी ने जीती है? F1 बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स 2020 ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। ये है लुइस हैमिल्टन। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI का नया चेयरमैन जो नियुक्त किया गया है वो है अविक सरकार को। देखिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है मिंत्रा, तो मिंत्रा की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। तो मिंत्रा की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं, ये हैं कियारा अडवाणी। जो हमारे वनडे एग्जाम्स होते हैं जैसे SSC, तो इन एग्जाम्स में ये ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस राज्य में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर नियुक्त की गई है? तो देखिए भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक यानी वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर नियुक्त की गई है, यह है तमिलनाडु स्टेट के अंदर। हाल ही में तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले दिव्यांग भारतीय कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? देखिए इनका नाम है सत्येंद्र सिंह लोहिया। जो आपको फोटो में दिख रहे हैं ये है सत्येंद्र सिंह लोहिया, और ये तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड पाने वाले पहले दिव्यांग खिलाड़ी बन गए हैं भारत के। देखिए सत्येंद्र सिंह लोहिया जो हैं वो एक पैरा तैराक हैं। वे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और केवल 11 घंटे 34 मिनट में अमेरिका में 42 किलोमीटर के कैटलिना चैनल को पार करने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। कौन से देश FIDE ऑनलाइन क्लास ओलंपियाड 2020 के संयुक्त विजेता घोषित किए हैं? देखिए ऐसा पहली बार हुआ है जब अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ऑनलाइन प्रारूप में ओलंपियाड का आयोजन करवाया कोविड-19 महामारी की वजह से। तो इसके संयुक्त रूप से इस बार विजेता जो घोषित हुए हैं वो हैं भारत और रूस। साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए साउथ इंडियन बैंक जो है उसके MD और CEO यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये नियुक्त किए गए हैं मुरली रामकृष्णन। ये हैं मुरली रामकृष्णन जी, जिन्हें कि साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO नियुक्त किया गया है। मुरली रामकृष्णन जो केरल के अंदर स्थित है साउथ इंडियन बैंक, उसके नए प्रबंध निदेशक और CEO का पद संभालेंगे। वो 30 मई 2020 को रणनीतिक परियोजना समूह में वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में ICICI बैंक से सेवानिवृत्त हुए और 1 जुलाई 2020 को सलाहकार के रूप में बैंक में शामिल हो गए। तो देखिए बैंक को 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे जो बसी हुई हैं 48,000 झुग्गी झोपड़ियों उन्हें हटाने के निर्देश दिए हैं? तो अभी सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश हुए हैं वो हैं दिल्ली के पास से। तो दिल्ली के पास जो 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे जो 48,000 झुग्गी झोपड़ियाँ बसी हुई हैं उन्हें हटाने के निर्देश दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में रेलवे ट्रैक के किनारे 48,000 झुग्गी बस्तियों को हटाने का आदेश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश में किसी भी तरह से राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए, और कोर्ट ने कहा है कि टाइम बाउंस तरीके से इन झुग्गियों को रेलवे ट्रैक के बगल से हटाया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं देगी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स होते हैं जो उन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा।
तो आंध्र प्रदेश सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जो युवाओं को गलत रास्ते पर धकेल रहे हैं। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ऑनलाइन जुए के आयोजकों को पहली बार अपराध के अलावा 1 साल के लिए जेल भी जाना होगा। दूसरे अपराध के लिए जुर्माने के साथ 2 साल तक जेल की सजा होगी। और सूचना मंत्री पन्नी वेंकटरमैया ने कहा है कि ऑनलाइन गेम खेलते हुए पकड़े गए लोगों को 6 महीने की जेल की सजा भी होगी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला निदेशक बनी है। तो ये कौन बनी है? ये बनी है उषा पांडे, जो आप फोटो में देख रहे हैं, इनका नाम है उषा पांडे। तो ये भी सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला निदेशक बनी है। तो कुछ उषा पांडे के बारे में जानते हैं। तो 28 अगस्त 2020 को उड़ीसा कैडर से 1996 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस की अधिकारी उषा पांडे पहली महिला और तीसरी आईएएस अधिकारी बनी है जिन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की महानिदेशक यानी डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत भारत में नागरिक उड्डयन उद्योग का एक सुरक्षा नियामक है। वह राकेश अस्थाना को सफल बनाती है और जिन्हें 17 अगस्त 2020 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। वह वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं और उन्हें बीसीएएस के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था जब तक कि कोई नया पदभार नहीं लेगा। उषा पांडे के बारे में, तो उषा पांडे ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की सरकार की प्रमुख योजना को संभाला है। उषा को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति काल 16 जुलाई 2022 को समाप्त होने वाला है और केंद्रीय सेवाओं में उनकी प्रतिनियुक्ति के लिए उन्होंने उड़ीसा सरकार के स्कूल ऑफ मास एजुकेशन के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 2 सितंबर 2020 तक इसमें कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ दिया गया है? तो देखिए 2 सितंबर तक इसमें 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ दिया गया है वन नेशन वन कार्ड राशन कार्ड योजना में। तो केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और लक्षद्वीप को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। इन 2 संघ शासित प्रदेशों की एकीकरण के बाद कुल 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे और इससे जुड़े हुए लगभग 65 करोड़ लोगों को लाभ होगा। मुख्य जानकारी इसके बारे में है। अप्रूवल दिया है इसे केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान जी ने, और हाल ही में लद्दाख और लक्षद्वीप के एकीकरण की स्वीकृति दी है इन्होंने, जिसकी अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक की योजना है। भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? देखिए इंद्र एक्सरसाइज ये की जा रही है भारत और रूस के बीच। तो यह युद्धाभ्यास मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए किया जा रहा है और इस युद्धाभ्यास के दौरान सतह और हवा में तोपों से लक्ष्य पर निशाना लगाया जाएगा। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में पहले से ही कई जंगी जहाज़ों को तैनात किया हुआ है और इसे इंद्र युद्धाभ्यास नाम दिया गया है। इंद्र युद्धाभ्यास वर्ष 2005 से भारत और रूस की सेनाओं के बीच होता आ रहा है और 2017 के बाद से 2 वर्ष में एक बार संयुक्त रूप से तीनों सेनाओं का अभ्यास इंद्र आयोजित किया जा रहा है। क्रोएशिया गणराज्य में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्रोएशिया गणराज्य में भारत का जो नया राजदूत नियुक्त किया गया है वह है राजकुमार श्रीवास्तव जी को। तो केंद्र सरकार के द्वारा राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1997 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और वर्तमान में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास मिशन उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। तो उपरोक्त समाचारों से आने वाली जो परीक्षाओं के अंदर इम्पोर्टेंट तथ्य क्या क्या हैं? तो क्रोएशिया की राजधानी है वह जाग्रेब, मुद्रा है क्रोएशियाई कुना और क्रोएशियाई के राष्ट्रपति हैं जोरान मिलनोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बुक के ऊपर क्वेश्चन है। पोप फ्रांसिस की नई बुक लेट अस ड्रीम ये कब रिलीज होगी? तो लेट अस ड्रीम ये है पोप फ्रांसिस की बुक, ये रिलीज होगी दिसंबर 2020 में। देखिए पोप फ्रांसिस दिसंबर 2020 में अपनी बुक लेट अस ड्रीम पुस्तक को रिलीज करने के लिए तैयार हैं और इस पुस्तक में पोप फ्रांसिस बताते हैं कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है। इन्होंने इस बुक में अपने निजी जीवन से जुड़े 3 प्रमुख संकटों को हवाला दिया है और ये जो किताब है वो पोप फ्रांसिस और उनके जीवन के बारे में लिखने वाले लेखक ऑस्टिन इवरेग के बीच दुनिया भर के में कोरोना वायरस प्रकोप के बाद के हफ्तों में कई आदान प्रदान का एक परिणाम है। जो ऑस्टिन और इवरेग एक रोमन कैथोलिक पत्रकार हैं
समीक्षक, ब्रिटेन से बाहर आधारित एक लेखक हैं। ये जो पुस्तक है साइमन एंड स्कटर द्वारा प्रकाशित की जा रही है और इसे अंग्रेजी और स्पेनिश संस्करणों में भी एक साथ जारी किया जाएगा। किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? तो देखिए ये किया है अभी चाइना ने। तो चाइना ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है। चीन ने कैलाश मानसरोवर में एक झील के पास मिसाइल साइट का निर्माण किया है, जहां वो जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल बना रहा है और यह झील कैलाश मानसरोवर का हिस्सा है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील, इसे आमतौर पर कैलाश मानसरोवर स्थल के रूप में जाना जाता है और कैलाश मानसरोवर के पास DF-21 नाम की मिसाइल तैनात की गई है। यह जो मिसाइल है यह मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और 2200 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए शीर्ष 20 टॉप 20 ग्लोबल डेयरी के रेबोबैंक की वार्षिक सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी कौन सी बन गई है? तो जो अमूल कंपनी है वो टॉप 20 ग्लोबल डेयरी की रेबोबैंक जो सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अमूल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन जो है ये रेबोबैंक की ग्लोबल डेयरी टॉप 20 2020 कंपनियों की वार्षिक सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी बन गई है। तो जो अमूल है वो 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 40,240 करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार के साथ 16वें स्थान पर है और स्विट्जरलैंड की जो नेस्ले है वो इस सूची में टॉप पर है, यानी कि पहले नंबर पर है। रेबोबैंक एक डच बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसने ये लिस्ट जारी की है। अब कुछ प्रमुख बिंदु हैं। तो अमूल ने दूध संग्रह बढ़ाने, प्रसंस्करण क्षमता में विस्तार करने और नए बाजारों में प्रवेश करने और नए उत्पादों को लॉन्च करने के कारण पिछले एक दशक में 17% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर का अनुभव किया है। तो कुछ अमूल के बारे में जानते हैं। तो गुजरात की सहकारी दूध विपणन महासंघ 2019-20 में 5.1 बिलियन US डॉलर का वार्षिक कारोबार के साथ भारत का सबसे बड़ा खाद्य उत्पाद विपणन संगठन बन गया है। यह गुजरात की डेयरी सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है और इसका उद्देश्य जो है वो किसानों को पारिश्रमिक रिटर्न प्रदान करना है और गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करके उपभोक्ताओं के हित की सेवा करना है। ये जो है वो यह आनंद गुजरात ये भारत से बाहर आधारित है। इसकी टैगलाइन भारत का स्वाद है। इसके प्रबंधक निदेशक हैं RS सोडी। तो नोट इसके बारे में कुछ जानते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है और जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार वैश्विक उत्पादन का 22% है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2021 में किस भारतीय शहर में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की योजना बनाई है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा A, B और C। तो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में। तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 2021 में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है और एक दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देना है और शुरुआती और पेशेवर साइकिल चालकों के बीच ज्ञान को साझा करना है। 1 सितंबर 2020 को CFI ने 2021 शिखर सम्मेलन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जो कि एक विपणन अन्वेषण कंपनी कॉन्टार्कटिका के साथ किया है। देखिए साइकिलिंग समिट 2021 के बारे में। शिखर सम्मेलन में प्रत्येक शहर में लगभग 25,000 प्रतिभागियों को आकर्षित करने के लिए उम्मीद है। यह शिखर सम्मेलन पूरे भारत के प्रसिद्ध एथलीटों, साइकिल उत्साही और व्यवसायी को एक साथ लाएगा। 2021 साइकिलिंग शिखर सम्मेलन में साइकिल चालक, एथलीट, फिटनेस और खेल के प्रति उत्साही साइकिलिंग कोच, स्वास्थ्य और पोषण विशेषज्ञ और प्रभावित शामिल होंगे। फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 2021 शिखर सम्मेलन में भारतीय और वैश्विक ब्रांड हिस्सा लेंगे। इसका जो आयोजन होगा तो शिखर सम्मेलन शहर के बीचों बीच से लेकर कार्यक्रम स्थल तक साइकिल की सवारी शुरू होगी और ये कार्यशालाओं, मास्टर क्लास और प्रतिष्ठित एथलीटों के साथ बातचीत जैसी घटनाओं की श्रृंखला शुरू होने से संभावना है। तो शिखर सम्मेलन में एक साइकिल टेक शो, शहर के दौरे, डेमो और उत्पाद लॉन्च भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, के पद्माकर को किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो के पद्माकर को ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अभी प्रबंधक निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक HR K पद्माकर को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा अगले आदेश तक BPCL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वह D राजकुमार को सफल करता है, जो 31 अगस्त 2020 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सुपरमैन बने थे। राममूर्ति रामचंद्रन, निर्देशक रिफाइनरीज, ने भी उसी कारण से D राजकुमार के साथ कदम रखा। मुख्य जानकारी देखिए, इसके बारे में आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लाइफलॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सबल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमैनिड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है रामचंद्र गुहा ने। अब देखिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो भारतीय राइटर है एक रामचंद्र गुहा, और जिसने बुक लिखी है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लाइफलॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सबल एंड सोफिजियस गेम नोन टू ह्यूमैनिड। तो इस पुस्तक में भारत में खेल के यानी क्रिकेट के पूरे आर्क का चित्रित करती है, जिसमें सभी स्तरों पर इसे खेला जाता है और स्थानीय नायकों, प्रांतीय प्रतीक और अंतर्राष्ट्रीय सितारों की झलक मिलती है। पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया और विलियम कॉलिंस द्वारा सह प्रकाशित किया जाएगा। देखिए, पुस्तक का सही अधिकार प्रकाशक उड्डयन मित्रा द्वारा अधिग्रहित किया गया है, जबकि UK और कॉमनवेल्थ राइट्स यानी भारत को छोड़कर इसका अधिग्रहण अर्बेला पाइक विलियम कॉलिंस पब्लिशिंग डायरेक्टर द्वारा किया गया है। पुस्तक नवंबर 2020 में जारी की जानी है और लेखक भारत में शानदार ढंग से आकर्षण, संस्मरण और क्रिकेट के जीवन का एक चार्टर प्रदान करता है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रामचंद्र गुहा के बारे में जानते हैं। रामचंद्र गुहा जो हैं वो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के केयर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के प्रशासक के रूप में भी कार्य किया है। उनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों में द अनकीट वुड्स, गांधी के बाद भारत और महात्मा गांधी की 2 खंड की जीवनी शामिल है। क्रिकेट पर किताबें, एक विदेशी क्षेत्र का कोना, द पिकोडोर बुक ऑफ क्रिकेट, स्पिन और अन्य मोड, पूर्व में क्रिकेट। देखिए, रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, VK यादव यानी विनोद कुमार यादव जी को इस बार रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव को बोर्ड का CEO भी बनाया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की जो समिति है उसने इस नियुक्ति को मंजूरी दी है और रेलवे के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब CEO का पद सृजित किया गया है। यादव जो हैं VK यादव, वो चेयरमैन और CEO दोनों का पद संभालेंगे। यादव को जहां रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और CEO बनाया गया है, वहीं प्रदीप कुमार, PC शर्मा, PS मिश्रा को ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट और मंजुला रंगराजन को मेंबर बनाया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुसार इसके तहत रेलवे बोर्ड में 3 पदों सदस्य स्टाफ सदस्य, इंजीनियरिंग और सदस्य और सामग्री प्रबंधन को समाप्त कर दिया गया है। सदस्य पद जो है रोलिंग स्टॉक का उपयोग शीर्षक स्तर पर महानिदेशक यानी मानव संसाधन पद सृजित करने में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी हुआ है और उसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है इस बार 48। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहली बार टॉप 20 कंट्रीज में शामिल हुआ है और 2019 के बाद से 4 अंक ऊपर आने के बाद भारत 48वें स्थान पर पहुंच गया है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक द्वारा संकलित सूचकांक ने 131 देशों के लिए नवीनतम वैश्विक रुझान और वार्षिक नवाचार रैंकिंग प्रस्तुत की है। तो ये किस भारत ICT सेवाओं के निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और R&D गहन प्रौद्योगिकी कंपनियों जैसे संकेतकों में शीर्ष 15 में आता है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड ये नवाचार रैंकिंग का नेतृत्व करते हैं और टॉप 5 पदों पर उच्च आय वाले देशों का वर्चस्व है। देखिए, रूस पाकिस्तान को नो आर्म्स सप्लाई नीति पर कायम रहेगा। तो ये क्वेश्चन इस बार शामिल किया है मैंने। रूस पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा। इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान को किसी भी बड़े तरह के हथियार नहीं सप्लाई किए जाएंगे और रूस भारत को सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है। देखिए, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, तो 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं रूस की। तो रूस में आयोजित होने वाले संघाई सहयोग संगठन की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया है। केंद्र सरकार ने समूह गाय की नौकरियों में निम्न में से कितने नए खेलों को शामिल कर उन्हें स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है? तो देखिए, इस बार केंद्र सरकार के द्वारा 20 नए खेलों को इसमें शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने समूह गाय की सीधी भर्ती के लिए 43 खेलों की सूची में
20 नए खेल शामिल किए हैं। इनमें मालखंब, रग्बी, रस्साकसी, बेसबॉल, रस्साकसी, बास्केटबॉल, पैरालंपिक व पैरा एशियाड खेल शामिल है। यह आदेश कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया है और इससे पहले केंद्र की लिस्ट में क्रिकेट, बैडमिंटन और बॉक्सिंग समेत कुल 43 खेल शामिल थे। सीधी भर्ती में इन 63 खेल के लिए उन प्लेयर्स को फ़ायदा मिलेगा जो राज्य या देश के लिए नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की किस राजनीतिज्ञ को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया गया है? देखिए इनका नाम है लीसा सिंह। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ लीसा सिंह को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया गया इस बार। विदेश मंत्री मैरिस पायने जो हैं उनके मुताबिक बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल में 3 नई नियुक्तियां की गई हैं। अध्यक्ष के तौर पर अशोक जैकब को पुनर्नियुक्त किया गया है। देखिए लेबर पार्टी की पूर्व सीनेटर जो है लीसा सिंह, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। CBDT के अध्यक्ष, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को कितने महीने का एक्सटेंशन दिया गया है? देखिए हमारे CBDT के अध्यक्ष जो हैं वो हैं प्रमोद चंद्र मोदी जी और उन्हें भी 6 महीने का और एक्सटेंशन दिया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रमोद चंद्र मोदी को 6 महीने की अवधि यानी 1/9/2020 से 28/2/2021 अथवा अगले आदेश तक के लिए पुनः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी है। CBDT की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष द्वारा की जाती है और इसमें अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं। यह जो है वो आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करता है CBDT। देखिए CBDT की स्थापना 1924 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के पी यान ने जीता वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर है जो पी यान, उन्होंने अभी प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। इसका आयोजन जो हुआ था वो 16 देशों की कुल 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर शामिल थे। पी यान ने खिताब जीतने के लिए जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर बाडूड जोबावो, सैम सीवियन, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्गी एरनबर्ग और यूक्रेन के नेजक इलिया को हराया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2020 को टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को AGR भुगतान करने के लिए कितने साल का समय दिया है? ये दिया है 10 साल का समय। देखिए टेलीकॉम कंपनियों पर कुल 1.47 लाख करोड़ रुपए बकाया है और 10 साल की राहत देने की ये अवधि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक AGR बकाया के 10% चुकाने होंगे। मुस्तफ़ा अदीब को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? देखिए मुस्तफ़ा अदीब जो हैं उन्हें भी प्रधानमंत्री बनाया गया है लेबनान का। तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मुस्तफ़ा अदीब। बेरूत विस्फोट के बाद लेबनान के मौजूदा प्रधानमंत्री हसन दीब ने इस्तीफा दे दिया था, तो अब बन गए हैं मुस्तफ़ा अदीब। देखिए ये है लेबनान, उसकी कैपिटल है बेरूत। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD कौन बनाए गए हैं? तो देखिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD बनाए गए हैं, ये है हेमंत खत्री। ये फोटो में आपको देख सकते हैं, ये हैं हेमंत खत्री जो कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD हैं। इसकी स्थापना हुई थी 22 जून 1941 को और इसका हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश के अंदर। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है करण जौहर की। देखिए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। तो ये पुस्तक करण जौहर के जुड़वा बच्चे लव और कुशा की कहानी को बयां करती है और इसमें माता पिता के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करती है। करण जौहर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? एन अनसुटेबल बॉय, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। हाल ही में किसने CII, गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर, नेशनल एनर्जी लीडर्स और एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट किसे प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। देखिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को CII, गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर, नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड प्रदान किए गए हैं। इसको यह पुरस्कार CII द्वारा आयोजित 21st नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया। यह हवाई अड्डा कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु के नेलमंगला से किस स्टेशन के बीच रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन को रवाना किया? तो रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन को ये रवाना किया गया है, ये सोलापुर और महाराष्ट्र के बीच चलेगी ये। कर्नाटक में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु के नेलमंगला से सोलापुर महाराष्ट्र के बीच में रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। देखिए, ये रोल ऑन रोल ऑफ सेवा के बारे में बताते हुए दक्षिणी पश्चिमी रेलवे ने कहा है कि इसमें एक खुला सपाट वैगन होगा जिस पर माल लदे ट्रक होंगे। ट्रेन को अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने में 17 घंटे लगेंगे, जो लगभग 682 किलोमीटर की दूरी पर है। इस ट्रेन में समय के साथ माल के साथ 42 ट्रकों को ले जाया जा सकता है। देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये क्या होता है रोल ऑन रोल ऑफ। देखिए, ये है रेल, ट्रेन की पटरियाँ, और इसके ऊपर ये माल से लदे हुए ट्रक हैं, इन्हें ऐसे ही ले जाया जाता है। बागपत में अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सादिकपुर सिनोली में पुरातात्विक स्थल और अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया है। 2000 ईसा पूर्व के आसपास एक योद्धा वर्ग के अस्तित्व का प्रमाण यहाँ 2018 में खोजा गया था, और इस स्थल की देखरेख अब ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की जाएगी। इसके आसपास के विकास कार्य केंद्रीय नियमों के अधीन होंगे। केरल स्थित एडनीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती का निधन। देखिए, आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। केशवानंद भारती एक हमारे भारत के इतिहास में कॉन्स्टिट्यूशन में एक केस रहा है, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, 1973 का मामला था। तो केरल के स्थित एडनीर मठ के प्रमुख ये केशवानंद भारती थे। इनका 6 सितंबर को भी हाल ही में निधन हो गया है। और स्वामी जी ने 1972 के 29वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती देते हुए केरल सरकार द्वारा मठ की संपत्ति पर कब्जा करने के कदम पर सवाल उठाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। देखिए, तो संसद के बारे में जो बताया गया था कि संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती, ये कौन से मामले में बताया गया था? तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, ये मामला था 1973 का। एक बार देख लेते हैं केशवानंद भारती जी को। ये थे बजाज आलियांज ने आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्रांड एम्बेसडर से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। तो बजाज आलियांज लाइफ ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। वे ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यमों से इसके उत्पादों और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देंगे। जो आयुष्मान खुराना है वो ब्रांड के अगले अभियान स्मार्ट लिविंग में शामिल होंगे, जिसमें अपनी टर्म प्लान, स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल और नई डिजिटल सेवा स्मार्ट असिस्ट शामिल है। देखिए, आज बुक से एक और क्वेश्चन है ये, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये पुस्तक लॉन्च की गई है UNEP के द्वारा। तो UNEP की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? पहले तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसके द्वारा एक नया प्रकाशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस जारी किया गया है। यह पुस्तक छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया है। अब UNEP, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो UNEP की फुल फॉर्म पहले तो हमने देख ली, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया में। स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को, और इसके हेड है इंजर एंडरसन। स्पोर्ट्स बुक ब्रांड का पहला ब्रांड एम्बेसडर किस क्रिकेटर को बनाया गया है? देखिए, ड्वेन ब्रावो से आज हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। तो ड्वेन ब्रावो को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्पोर्टोप का। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट आइकन ड्वेन ब्रावो को स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेटर एम्बेसडर बनाया गया है। उस स्थान का नाम बताइए जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है। तो देखिए, ये विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा ये घोषित किया गया है विल्मिंगटन को। तो ये देखिए, फोटो में देख सकते हैं आप। किस एयरलाइंस ने सांस लेने में समस्या वाले रोगियों के लिए एक पोर्टेबल वेंटिलेटर स्पाइस ऑक्सी लॉन्च किया है? देखिए, स्पाइस ऑक्सी ये लॉन्च किया गया है स्पाइस जेट के द्वारा। तो एयरलाइंस के अनुसार इस हल्के उपकरण का इस्तेमाल घर पर, एम्बुलेंस में, आर्मी बेस कैंप में, अस्पताल और व्हीलचेयर और गोरनी जैसे पोर्टेबल अनुप्रयोगों पर किया जा सकता है। स्पाइस जेट ने उंगलियों के पल्स ऑक्सीमीटर
को भी लॉन्च किया है, जो एक आसान उपकरण है और जो लोगों के लिए रक्त के ऑक्सीजन स्तर को मापना आसान बनाता है। देखिए स्पाइसजेट के बारे में, स्थापना हुई थी 2004 में, हेडक्वार्टर इसका है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, और इसके एमडी जो हैं वर्तमान में वो हैं अजय कुमार। चर्चा में चल रहे भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के चेयरमैन और MD कौन है? देखिए ये हैं LC गोयल। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इस वजह से है क्योंकि उनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और अब वे 1 सितंबर 2021 तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो ITPO इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1977 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा अभिनेता ने बच्चों की पुस्तक द वन एंड वन ओनली स्पार्किला को रिलीज करने की घोषणा की है? तो ये हैं चैनिंग टैटम। चैनिंग टैटम ने अभी एक पुस्तक लॉन्च की है द वन एंड ओनली स्पार्किला, इसे रिलीज करने की घोषणा कर दी है। देखिए आज का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कश्मीर में CRPF का नेतृत्व करने वाली पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? देखिए CRPF का नेतृत्व करने वाली पहली IPS अधिकारी बनी है कश्मीर में, ये हैं चारू सिन्हा। तो उन्हें CRPF के श्रीनगर सेक्टर का इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया है और चारू सिन्हा तेलंगाना कैडर की 1996 बैच की ऑफिसर हैं। CRPF के बारे में देखते हैं, मोटो है इसका सेवा और निष्ठा यानी सर्विस और लॉयल्टी। स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये अंडर किसके मिनिस्ट्री के काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। किस बैंक ने सितंबर 2020 में होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी की शुरुआत की है? तो होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी की शुरुआत की है इस बार, ये की है ICICI बैंक ने। तो ICICI बैंक द्वारा होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की गई है। इस प्रदर्शनी में पूरे देश के जाने माने डेवलपर्स और डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शनी को www.homeutsavi.icici.com पर देखा जा सकता है। तो इसके मुख्यालय जो है ICICI इस बैंक का वो है मुंबई महाराष्ट्र में। MD और CEO हैं संदीप बख्शी और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। देखिए एग्जाम AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020, तो ये किसने जीता है? ये इस बार जीत लिया है चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 NTPC ने। तो ऊर्जा मंत्रालय के तहत NTPC की टीम ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य बिजनेस सिमुलेशन गेम यानी चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंधन खेल 2020 का अवार्ड जीता है। तो AIMA चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंधन खेल ऑनलाइन व्यापार सिमुलेशन खेल हैं जिनका प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। NTPC का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में और चेयरमैन और CMD और इसके MD हैं गुरदीप सिंह। तो ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक्स।